नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जिला उधमपुर ले चलेंगे, बड़ी खबर वहां से दिखाते चले। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर उधमपुर की रामनगर इलाके में मुठभेड़ चल रही है और मातड़ा इलाका है, ये मारता इलाका, जहां पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। मारता जौफड़ इलाके के अंदर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है। मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों के घिरने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले आपने देखा कि जिला उधमपुर के अंदर अगर रामगढ़ और साथ ही साथ रामनगर और मजालता की बात करें तो संदिग्ध देखे गए थे, लेकिन जिला उधमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए मुठभेड़ जो है वो चल रही है। जिले से इस वक्त आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से पूरे इलाके को घेर लिया गया है। ये मारता जौफड़ इलाका है, जहां पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकवादियों के घिरने की आशंका है, क्योंकि जिला उधमपुर के अंदर आप देखिए किस तरह से पिछले दिनों आतंकी देखे जाने की खबर सामने आई थी कि संदिग्ध बार बार देखे जा रहे हैं, लेकिन अब 2 से 3 आतंकवादियों को वहां पर घेरा गया है और घेरने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया है, यह आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों ने लगातार मोर्चा वहां पर संभाल लिया है। और किस तरह का इलाका है वो आपके सामने, आप देखिए किस तरह से दूर दराज का इलाका है और वहां पर मूवमेंट पहले यहां देखी गई थी और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था और आज यहां पर आतंकियों को घेरा गया है। कुछ आतंकियों के घिरने की आशंका जताई जा रही है। हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़ गए उधमपुर से। किशोर, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, ताजा स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए आशा, ये रामनगर तहसील का ये मारता और जोफड़ का इलाका है और लगातार इस इलाके के अंदर कई दिन से जो सर्च ऑपरेशन था वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। लेकिन कुछ देर पहले जो है वो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है वो गोलाबारी जो है वो शुरू होती है। कुछ देर तक गोलाबारी जो इस इलाके के अंदर देखी जाती है, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो गोलाबारी है वो फिलहाल बंद है। लेकिन जो ये मारता का इलाका या जोफड़ का इलाका की मैं बात करूं तो काफी ये जंगल का इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है। जिस तरह से आपने कठुआ और उधमपुर का जो बॉर्डर देखा था, और वही जो पहाड़ियां हैं वो इन इलाकों के अंदर मिलती हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास अभी तक की जानकारी आई है, ये भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो है वो इस इलाके के अंदर जो है किशोर, वो पिछले घेराबंदी कर दिनों दी। जिस तरह से रामनगर और मजालता इलाके के अंदर बार बार संदिग्ध देखे जा रहे थे, घर के अंदर भी घुस रहे थे और उसके बाद खाना मोबाइल लेकर फरार हो रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही संदिग्ध यहाँ पर आतंकी जो है, जिनकी संभावनाएं जताई जा रही है कि जो घिरे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो कठुआ और ये जो उधमपुर का बॉर्डर है, ये काफी पहाड़ी इलाका था और जिस दिन से ये जो सर्च ऑपरेशन था वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था, लेकिन उसी दिन भी ये भी पुलिस प्रशासन की तरफ से, जो एसएसपी उधमपुर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो जोफड़ का इलाका है, जितनी भी पहाड़ियां हैं, ये जो है वो बसंतगढ़ के साथ मिलती हैं। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है आशा की, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जो सुरक्षा बलों की टीमें हैं वो इस इलाके के अंदर पहुंची हैं और पूरी तरह से इलाके को जो है वो घेराबंदी की गई है। और जरूर अभी ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारे पास जानकारी आई है कि जो फायरिंग है वो जरूर कुछ देर से बंद हुई है, लेकिन फिलहाल जो घेराबंदी है वो बसंतगढ़ की ही बात करें या जो कठुआ और बॉर्डर का इलाके की मैं बात करूं तो इन पहाड़ियों में पहले ही हमारे जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो इस इलाके के अंदर जो कई दिन से छानबीन कर रहे थे, कई दिन से जो था वो इस इलाके के अंदर जाल बिछाया जा रहा था, लोगों से तलाशी जो थी वो ली जा रही थी। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो है वो इस इलाके के अंदर किशोर, घेरे एक हैं। और बड़ा जी सवाल है कि जिस तरह से रिहायशी इलाकों की बात होती है, तस्वीरें तो दिख रही हैं कि जंगल भरा इलाका है, लेकिन आसपास के इलाके में क्या कोई घर भी है? वहां पर लोगों को क्या वहां से निकाला गया है या फिर इनकाउंटर जिस तरह से वहां शुरू हो गया है, क्या स्थिति है वहां की? बिल्कुल, देखिए ये जो जोफड़ का इलाका है, यहाँ काफी घर है, लोगों के दूर दूर घर जो है वो जरूर गांव के अंदर रहते हैं, लेकिन ये जो इलाका जो है वो इन आतंकवादियों द्वारा चुना गया है, ये कहीं ना कहीं रिहायशी इलाका है। और लोगों का ये भी कहना है, हमारे पास जो जानकारी उस इलाके से आई है कि लोगों में एक दहशत का माहौल भी है, क्योंकि अभी जो जितने भी हमारे जे के पुलिस के जवान हैं, किसी को भी जो है वो फिलहाल जो मारता का रूट है, जोफड़ का इलाका है, वहां पे एक जो तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी जो गाड़ी आगे पीछे जाना चाहती है उसको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन फिलहाल उस इलाके की मैं बात करूं तो लोगों से भी जो है वो आज के दिन भी जो है वो आशा पूछताछ अभी भी जो है वो उस इलाके के अंदर जारी है। जी, ये मारता जोफड़ का जो इलाका है किशोर, उधमपुर में कौन सी वाली जगह पर पड़ता है? जिस तरह से रामनगर इलाका भी है, मजालता भी है, उसके साथ डूडू बसंतगढ़ है, लाठी है, कई तरह के इलाके हैं, गोरडी है, ये कौन से वाले इलाके के अंदर इलाका पड़ता है?
देखिए आशा, ये रामनगर तहसील का जोफड़ जोर मारता इलाका है, और जिस तरह से हमने यहाँ पे मजालता की, वो मजालता तहसील का अलग इलाका था। दो इलाकों के अंदर जो सर्च ऑपरेशन था उसको बड़े पैमाने कई दिन से जो था वो चलाया जा रहा था। अगर बसंतगढ़ ही बात करें, वो चनैनी तहसील के इलाके के अंदर पड़ता है, लेकिन अभी इन तीनों तहसीलों के अंदर जो था वो कई दिन से सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। लेकिन ये जो जोफड़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर काफी लोगों के आसपास घर हैं और काफी पहाड़ी इलाका है। लेकिन अभी जो है हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे नहीं है, लेकिन पुलिस जो है वो उनको हमें आगे जाने की अनुमति इनकी तरफ से नहीं दी जा रही है। लेकिन फिलहाल जैसे ही ग्राउंड के पास हम पहुंचेंगे, आशा पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह का इलाका है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये काफी पहाड़ी इलाका है। जी ठीक है किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए, किशोर अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से 2 से 3 आतंकवादियों की घिरने की आशंका यहां पर जताई जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जिला उधमपुर के अंदर संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी किया गया था, जिसमें अब मुठभेड़ जो है वो यहां शुरू हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं उधमपुर और उसके बाद जम्मू कश्मीर की खबर अगर दिखाई जाए तो यहाँ जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए रद्द हो गई है और स्पीकर ने अगले सत्र तक कार्रवाई को फिलहाल बंद करने का ऐलान कर दिया है। विधानसभा का ये बजट सत्र बेहद हंगामेदार रहा और खास तौर पर इस सत्र के दूसरे चरण में यहां वक्फ बिल पर बहस का मामला गर्मा गया है। स्पीकर द्वारा इस मांग को नामंजूर करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके सहयोगी दलों ने खूब हंगामा यहां पर किया है और भाजपा इस मांग का विरोध करती नजर आई। आज आखिरकार सदन की कार्रवाई बंद कर दी गई है। स्पीकर ने बताया कि वक्फ बिल पर किसी भी सूरत में बहस नहीं हो सकती, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट के पाले में जा पहुंचा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 2-3 दिन से हमारा ये हाउस जो है एक हंगामा खेज रहा। यहां से भी अपने ख्यालात का इजहार करने की कोशिश की ऑनरेबल मेंबर ने, और इस साइड से भी कोशिश की, इजहार नाराजगी भी किया। और वजह जो है वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है जो पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किया है। इस सिलसिले में मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं इस हाउस के, उन्होंने अफसोस का इजहार किया, कहा हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कोई भी अपनी राय का इजहार कर सकता है, यहां से भी और यहां से भी। सेनेट्स ऑफ द हाउस हमने देखा कि मेजॉरिटी वही कहती थी कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब इस सिलसिले में जो आपने यहां पर एक नोटिस दे दिया एडजॉर्नमेंट मोशन का, मेरा रोल एज स्पीकर लिमिटेड है कि क्या एडजॉर्नमेंट मोशन इस मामले पर इस हाउस में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, ये मुझे देखना है स्पीकर एज प्रेसिडेंट हाउस। इसके लिए मेरे पास रूल बुक है जो मुझे गाइड करता है हर मामले में। मैंने रूल बुक का मुताला किया। मुझे ये फैसला नहीं करना है कि वो एक्ट जो है वो अच्छा है या बुरा है। एज प्रेसिडेंट से मेरा रोल नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मेरा लिमिटेड रोल है कि जो मोशन आपने लाया, कोई भी मोशन आप जब भी लाएंगे, मुझे रूल्स का मुताला करना पड़ता है। मैंने रूल्स का मुताला किया और मेरी दानिश के मुताबिक ये जो है ये एडमिट करने के लायक नहीं था मोशन, मेरी दानिश के मुताबिक। और मैंने रूल्स का हवाला भी दिया। मैं आज भी बता रहा हूं आपको, रूल 58 जो हमारा है उसका सब रूल 7 और सब रूल 9, मेहरबानी करके आप कूलली उसको समझने की कोशिश करें। और सब रूल 7 में मैंने कहा कि इट शुड नॉट बी अ सब जुडिस मैटर। अगर एडजॉर्नमेंट मोशन हमें एडमिट करना है, इट शुड नॉट बी अ मैटर under the adjudication of a court of law in the country, any court of law, maybe a municipal court. Now it is now in the Supreme Court. 12 के आसपास रिट पिटीशंस पहले ही वहां पर दायर हो गए हैं इस कानून के खिलाफ। ठीक, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है कि सब रूल 9 जो है इसमें क्लियरली लिखा है कि आप करो एडमिट, बट इट शुड नॉट रिलेट टू एनी मैटर विच इज नॉट प्राइमरली द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब कनोटेशन मैं आपको बताता हूं।
You should not primarily be the connotation of concern of the government means it should be under the domain of the government. Finally, मैं इस हाउस में रहा हूँ काफी देर से, 40 साल से मेरा भी छोटा मोटा तजुर्बा है। ये जो एडजोर्नमेंट मोशन है, ये एक नाराजगी का इजहार होता है गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर गवर्नमेंट को कोई लैप्स हुआ है, बड़ा लैप्स हुआ है, एडजोर्नमेंट मोशन एक एक्सट्रीम स्टेप होता है, एक्सट्रीम स्टेप जो एक नंबर लेता है लास्ट पर, कि हम आपको कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दे देंगे, बाकी न करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इश्यू पर पहले हमारी बात इस पर सुनिए और इसका इलाज बताइए, ये सरकार को बताना होता है। तो इसलिए लैप्स अगर गवर्नमेंट का बड़ा हो गया है, गवर्नमेंट को हम यहां खड़ा कर देंगे, भाई इनकी बात सुनो और इसका जवाब दे दो और इसका इलाज बताओ। अब हमें देखना है क्या ये मामला वो है जिसमें गवर्नमेंट का लैप्स है, पहले ये देखना है। इज इट प्राइमरली द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट, इज इट विद इन द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट? क्या इसका इलाज सरकार के पास है, इस सरकार के पास, जिसको आप सुनाना चाहते हैं? अब उसको एडजोर्न करके हाउस की कार्रवाई, एडजोर्न करना कोई छोटी बात नहीं होती है। हाउस की कार्रवाई छोड़ के ये बात सुनो और इलाज बताओ, और इलाज बताओ, इसका हल क्या है, इसका हल बताओ। अच्छा, क्या ये मामला है? नहीं है मेरे हिसाब से। मेरी अकल तो वही बताती है कि ये मामला स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं है, इसके इनके एम्बिट ऑफ पावर्स में नहीं है। इसलिए मैंने ये दूसरे रीजन बताया कि मैं इसको एडमिट नहीं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश की संसद द्वारा वजूद में लाए गए वक्फ बिल से जम्मू कश्मीर की आबादी के ही तौर तरीके आप देखिए किस तरह से लगाए गए हैं। आबादी के एक तबके के जज्बातों को इसमें बेहद ठेस पहुंची है और विधानसभा सत्र के संपन्न होने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कह दी। उन्होंने सदन में पेश आ रही कुछ अन्य घटनाओं पर भी अपना रोष जताया। मुख्यमंत्री ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए बताया कि जो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और मुश्किल समय में चुप रहे, वे अब केंद्रीय मंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए उन पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझ पर केंद्रीय मंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाने का आरोप लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो भाजपा की गोद में बैठकर दूध और टॉफी की बातें करते थे और जम्मू कश्मीर के विनाश को बिना आवाज उठाए देखते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें निशाना बनाने के लिए इस तरह की तस्वीर का इस्तेमाल करना अन्यायपूर्ण है, खासतौर पर यहाँ उन लोगों द्वारा जिन्होंने भाजपा को जम्मू कश्मीर की राजनीति में प्रवेश करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 2016 की हत्याओं के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों से कभी माफी नहीं मांगी। के मामले को लेके जो वहाँ बिल पास हुआ उसके बारे में अक्सर बेशतर मेंबर इस हाउस के परेशान रहे और वो अपनी परेशानी का इजहार करना चाहते थे। बदकिस्मती से उन्हें पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका मिला नहीं। वो चाहते थे कि हाउस में रह के वो जम्मू कश्मीर की आबादी की जो अक्सरियत है उनके जज्बातों की तर्जुमानी करें। अब चलिए, जो हाउस में नहीं हो सका वो हम हाउस के बाहर करते रहेंगे। पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया उससे जम्मू कश्मीर के एक आबादी के एक बहुत बड़े तबके के जज्बातों को ठेस पहुंची और हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर हम लोगों की बात हाउस के अंदर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? अब चलिए, ये सेशन खत्म हुआ, आगे जाके इस बिल को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रवैया रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो करना होगा, उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोर्ट्स पर्सन है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो इसके बारे में आपको बताएंगे। अपनी बात, क्योंकि हाउस के अंदर कुछ अजीब बातें हुई, मैं था नहीं, लेकिन मेरे खिलाफ आज वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के
दूध और टॉफी की बात की, जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के जम्मू कश्मीर की तबाही की। हाउस के अंदर उन लोगों ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जिन्होंने क्रिकेट बैट बांट के यहाँ के नौजवानों को गुमराह करके उस वक्त के होम मिनिस्टर के प्रोग्रामों में घसीट के लिया। आज हमारी अगर ये हालत है तो ये उन लोगों की बदौलत जो मेरे खिलाफ उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। ये सही है कि 2 दिन पहले मैं अपने वालिद साहब को ट्यूलिप गार्डन ले गया था। ये इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त एक मरकजी वजीर मौके पे मौजूद थे। हमारी वहाँ हेलो हाई हुई, उन्होंने मेरे साथ तस्वीर खींचना चाहा तो मैं क्या इनकार करता? मैं क्या बदतमीजी करता? उन्होंने तस्वीर खींचना चाहा, मैंने उनके साथ तस्वीर खींची। लेकिन अब उस चीज को वो लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिन्होंने बीजेपी को यहाँ एंट्री दी, जिन्होंने आज तक 2016 की कत्ल गारत के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम से माफी नहीं मांगी। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। उनको पहले अपने गिरेबान में झोंक के देखना चाहिए कि उनकी क्या हरकतें रही, उनके बीजेपी की क़यादत के साथ क्या रिश्ते रहे, उन रिश्तों का जम्मू कश्मीर। तो वक्फ बिल के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये ऐलान करते हुए बताया कि अब ये लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस हर मुसलमान के साथ खड़ी है जिसे वक्फ बिल ने पीड़ा पहुंचाई है। तनवीर सादिक ने स्टेटहुड का हवाला देते हुए भाजपा पर सदन में इस मामले में सुनवाई न होने का जिम्मेदार ठहरा दिया। 3 दिन में हुआ, हम सबको उसका दुख है। हम समझते हैं कि ये जो असेंबली एक वाहिद जगह है जहां हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। हमने कोशिश की कि हम अपने दिल की बात करें, जिस तरह बहुत सारी असेंबलीज में ऐसी बातें हो रही थी। हम चाहते थे कि वही सेंस हम इस असेंबली में भी करें। हम शुक्रगुजार हैं स्पीकर साहब के कि उन लोगों ने हमारा जो दिल की बात थी, सेंस ऑफ द हाउस ऑन रिकॉर्ड रखा और असेंबली के रिकॉर्ड में हमारी जो अपोजिशन है, हमारा जो मुद्दा था, उसको ऑन रिकॉर्ड लाकर ये बताया कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। अब ये एक ऐसा बिल है जो मुसलमानों के खिलाफ, अगर 300 मेंबर्स इसके खिलाफ है, इसका मतलब है एक वर्टिकल डिवीजन इस मुल्क में है और हम समझते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ। जितनी हमें अपोजिशन करनी थी, हमने कोशिश की पिछले 2-3 दिन में ये करना, लेकिन अब आज की जंग यहाँ हमने जितनी कर सकते थे हमने किया असेंबली में वो रिकॉर्ड लाकर, लेकिन इस जंग को आगे लेना। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी डायरेक्शन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन जायज करी और ये जंग अब उधर लड़ी जाएगी। हमने इसमें, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, मैं करूँगा। We believe this act constitutes an alarming interference in the religious affairs of the Muslim community. It violates fundamental constitution protection under Article 14, 15, 21, 25, 26, 29 and 300A and represents a direct attack on the religious freedom, equality and property rights of Muslims across the country. हमारे मुजफ्फर इकबाल साहब जो हैं वो इस याचिका को दायर करेंगे। हमारे जो ऑनरेबल MLAs हैं, जो हमारे वकील हैं, हिलाल अकबर लोन साहब, रियाज खान साहब और जुबैन साहब और 1-2 और MLAs हैं, उनकी तरफ से ये जो याचिका है वो दायर की जाएगी। इसमें हम एक चीज़ बहुत सही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जाना यही है कि ये जंग बहुत बड़ी है और हम समझते हैं इसको लड़ना बहुत अहम है। हम उन सब लोगों के साथ, हर एक मुसलमान के साथ है जिसको पीड़ा पहुंची है इस अमेंडमेंट बिल के साथ, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट पिछले 3 दिन में हुई, उसकी वजह से एक बहुत अहम, बहुत सारे रेजोल्यूशंस, बिल्स नज़रअंदाज हो गए, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो स्टेटहुड का है। हम समझते हैं कि जो स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन था वो भी बहुत अहम था
और वो किसी इस जो पीडीपी, बीजेपी और पीसी की जानबूझ के हाउस को डिसरप्ट करने की जो कोशिश हुई है, उसी दिन में ये चीज जो अहम चीज है उसको नजरअंदाज है। लेकिन हम एक अहद करते हैं कि जो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन है वो बहुत अहम रेजोल्यूशन है। हम इसको आगे जाके जो भी सेशन होगा उसमें और हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे और इसको तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस नहीं दिलाएंगे। ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। अगर कोई टेक्निकल चीज होगा तो हमारे मुजफ्फर इकबाल साहब है। ये पिटीशन आज ही फाइल की जाएगी या कल की जाएगी, कब तक? एज सून एज पॉसिबल। सादिक साहब, जो पिछले 3 दिनों का आपने जिक्र किया, बीजेपी के एलओपी ने कहा है ये लेजिस्लेटिव जहाद यहाँ पे चल रहा है, कैसे? वो कुछ भी बताए, हमारी सबसे बड़ी जीत ये है कि आज असेंबली के रिकॉर्ड्स में हमारा जो कंसर्न था, सेंस ऑफ द हाउस जो था, वो रिकॉर्ड में आ गया। हम वही चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की असेंबली से पूरे मुल्क में एक बात जाए कि हम वक्त अमेंडमेंट बिल के साथ नहीं है। आपने देखा कि इन दिनों में 3 दिनों में हमने मुसलसल कोशिश की कि हम अपना व्यू पॉइंट रखें हाउस में, लेकिन जो रूलिंग ऑनरेबल स्पीकर की तरफ से आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये कोशिश की कि ये बात आ जाए हाउस में, क्योंकि ये एक सीरियस मामला है। जैसे तनवीर साहब ने कहा कि इसमें 232 जो मेंबर है, जो इसमें ज़्यादा नॉन मुस्लिम है, उन्होंने इसमें रोज दिखाया, उन्होंने पार्लियामेंट में अपोज किया, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। और ये जो वक्फ होता है अल्लाह के नाम पे, ये वक्फ की जाती है प्राइवेट, ये किसी मकसद के लिए होती है, इसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। कल ये कहेंगे कि कोई किसी जगह मस्जिद है, किसी जगह दरगाह है, कुछ जगह कोई चीज़ है, वहाँ कहेंगे कि इसको हमने गवर्नमेंट को दे दिया है। लेकिन वक्फ के बारे में हमने जो फैसला लिया है कि हमने जुद्दहद की, हमारे मेंबरों ने मुसलसल कोशिश की, ये एक अटैक है एक मजहब के ऊपर, ये हमने कोशिश की अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। लेकिन इसके बाद ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई हाल कोने में लड़ी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, और हमारे जो वकील हैं वो इसे प्लीड करेंगे, केस में दायर करेंगे रिट, और मुझे यकीन है हमारी जो लीडरशिप है वो इसके साथ है, और हमारे जो तंजीमी तौर पे भी हम कोशिश करेंगे अपने स्टेटहुड को वापस आने के लिए। आज ये क्या खत्म हो गया, लेकिन हमारा एजेंडा है स्टेट को रेस्टोर करना, वो हम करते रहेंगे, और जो हमारा स्पेशल स्टेटस भी है उसको भी बहाल करेंगे। कैबिनेट मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सकीना नायडू ने यहां विधानसभा में जरूरी मुद्दों पर चर्चा न होने पर रोष जता दिया। सकीना नायडू ने बताया कि यहां सदन में इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में हुए हंगामे ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सकीना नायडू हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरीके से देखते हैं पिटीशन जो है वो दायर करने वाले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ के खिलाफ, किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, अब देखिए पिटीशन दायर होगी, लड़ेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है ऑनरेबल कोर्ट में। जी, आज भी सदन की जो है वो कार्रवाई नहीं चल पाई, स्थगित हो गया। हाँ, नहीं चल पाए, पता है नहीं चल पाए। तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, जो नहीं हुआ क्योंकि इतने 1 महीने से अच्छी तरह हाउस चला है, क्वेश्चंस आए, कंक्लूशंस आए, रेजोल्यूशंस आए, लेकिन ये आखिरी 2 दिन में जो ऑनरेबल मेंबर्स ने कंसर्न दिखाया है, इशू उठाया है, उस पर डिस्कशन हो जाना चाहिए था वकाफ के ऊपर, लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ तो शोर शराबे में, हंगामे में हाउस को जो है एमएलए कह रहे हैं कि फिक्स मैच था, 3 दिन जो है था, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई, हंगामा जो है वो किया गया। फिक्स मैच होता तो वो इतने सवालात नहीं पूछते सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर जो हैं, इतने वो रेजोल्यूशन नहीं लाते, इतने वो क्वेश्चन नहीं आ पाते, इतने डिस्कशन नहीं ले पाते। उन्होंने 1 महीने में पूरे हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया है, हर एक इशू उठाया है यहाँ पर, लेकिन फिर अब लास्ट पे 1-2 दिन ये भी एक कंसर्न इशू था, इसको डिस्कशन अलाउ नहीं किया गया है, उसके बाद ये हालात बने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जल्द ही पटिशन जो है वो दायर की जाएगी और इसको लेकर सकीना नायडू को क्या कुछ करना साफ तौर पर आप समझिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ। चलिए, न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।